बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच तेज हो गई है। गुरुवार को एसआईटी की टीम ने ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत ट्रस्ट के बाकी कर्मचारियों से करीब 7 घंटे पूछताछ की। आज भी उनसे पूछताछ हो सकती है। वहीं एसआईटी ने ट्रस्ट के सदस्यों के बैंक डिटेल्स, मंदिर कर्मचारियों की ज्वाइनिंग से जुड़े दस्तावेज भी लाने को कहा। क्योंकि चढ़ावा चोरी में एसआईटी की जांच में सीएजी के बयान में संशय है। सीएजी मतलब सी से चंपत राय, ए से अनिल मिश्रा, जी से गोपाल। चढ़ावे की रकम को गणना केंद्र में ले जाने से लेकर बैंक पर जमा करने की पूरी प्रक्रिया में वो लोग आरोपी हैं जिन्हें ट्रस्ट के सीएजी की तरफ से भर्ती किया गया। यही वजह है कि एसआईटी की टीम ने गोपाल से 2 घंटे पूछताछ की, जबकि अनिल मिश्रा से 1 घंटे, जबकि ट्रस्ट के कर्मचारियों से 2 घंटे सवाल जवाब हुए। कुल 7 घंटों तक पूछताछ की प्रक्रिया चली। वहीं जमीन खरीद फरोख्त की प्रक्रिया में जिन लोगों को गवाह बनाया गया, एसआईटी ने उन्हें भी नोटिस भेज दिया। इस मामले में अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार ने बड़ी बात कह दी है। इसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी आने वाले दिनों में एसआईटी की जांच में और भी नाम सामने आ सकते हैं। और अब बात चढ़ावा चोरी के आरोपी अनुकल्प मिश्रा की लग्जरी कथा की। राम मंदिर ट्रस्ट में महज 15,000 रुपए महीने की नौकरी करने वाला 22 साल के अनुकल्प मिश्रा ने पिछले 2 सालों में करोड़ों रुपए की संपत्ति जुटा ली है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में लगी हुई हैं कि इतनी संपत्ति आखिर इनके पास आई कहां से। क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट में कुछ दिनों की नौकरी में ही इसने वो सब अर्जित कर लिया जिसे पाने में लोगों को सालों लग जाते हैं। महज कुछ महीनों की नौकरी में इसने आलीशान फार्म हाउस बनवाया, गांव में शानदार मकान बनवाया, लग्जरी गाड़ियां खरीदी। यही नहीं, अपना दबदबा बनाने के लिए पैसा भी पानी की तरह बहाया। ट्रस्ट में चोरी की पूरी कहानी रचने के बाद उसने अपनी संपत्तियां बनानी शुरू की थी और तमाम जगहों पर पैसा उड़ाने लगा था। इसी साल 30 अप्रैल को अनुकल्प ने अपने फार्म हाउस पर रामकथा का आयोजन कराया था। 7 दिन तक यहाँ भागवत कथा चली थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान अनुकल्प ने 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए। अनुकल्प मिश्रा की राम मंदिर ट्रस्ट में साजिश के तहत एंट्री कराई गई है। व्यवस्था कार्यकर्ता के तौर पर इसकी नौकरी लगी, लेकिन काम इससे पैसों की गिनती का कराया जा रहा था। अब सवाल है कि व्यवस्था कार्यकर्ता से पैसों की गिनती किसके आदेश पर कराई जा रही थी। राम मंदिर ट्रस्ट की खामियों का फायदा उठाकर अनुकल्प मिश्रा ने कुछ महीनों की नौकरी में करोड़ों की संपत्ति बनाई। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आरप्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दाल मंडी में मौजूद 6 मस्जिदों का ध्वस्त होना तय है, क्योंकि अब हाईकोर्ट ने भी इस कार्रवाई पर मुहर लगा दी है। साफ साफ कह दिया है कि बुनियादी ढांचों के विस्तार को पूजा स्थल अधिनियम नहीं रोक सकता। यानी दाल मंडी में चल रहे 200 हथौड़ों की मार से सभी 6 मस्जिद मलबे में मिलने वाली है। बहुत सारे मंदिर भी इस दाल मंडी में जो मौजूद थे उनको भी ध्वस्त किया गया है। यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद, मस्जिद रंगीले शाह, मस्जिद अली रजा खान, मस्जिद करीमुल्ला बेग, मस्जिद निसारन और मस्जिद संगमरमर पर अब एक्शन में तेजी आएगी। अभी हथौड़ों की मार, लोहे के रंभों से मस्जिद की ईंटें निकाली जा रही हैं। मजदूर हर पत्थर को हटा रहे हैं, क्योंकि अब हाईकोर्ट ने कार्रवाई का ग्रीन सिग्नल दिया। दरअसल मस्जिदों के ध्वस्तीकरण को रोकने के लिए हाईकोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देकर याचिकाएं लगाई गई, जिस पर कोर्ट ने फैसला दिया कि अधिनियम सिर्फ धार्मिक स्वरूप को बदलने पर रोक लगाता है, सड़क चौड़ीकरण, बुनियादी ढांचों के विस्तार पर नहीं। याचिकाकर्ता किराएदार है, मालिक नहीं। और याचिकाओं को अजीबोगरीब बताते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दी। इसी के साथ साफ हो गया कि अब मस्जिद हटेगी। अभी हथौड़ा चल रहा है और जल्द ही इन्हें हटाने के लिए महाबली की एंट्री हो सकती है, क्योंकि अभी तक बुलडोजर शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उसके पास हाईकोर्ट से ग्रीन सिग्नल है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार गुंडे बदमाशों की रस्सी परेड निकाल रही है। संदेश दे रही है कि अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस है। तो अब महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दुर्गा वाहिनी उतार दी है, जो मनचलो शोधों का इलाज करेगी। यानी अब अगर किसी मनचले ने बंगाल की किसी भी बेटी को गलत निगाहों से देखा तो उसकी शामत आने वाली है, क्योंकि अब उनका ऑन द स्पॉट इलाज करने के लिए दुर्गा वाहिनी ब्रिगेड उतरी है। गुलाबी रंग की बुलेट पर सवार होकर ये शहीदों की शामत बनेंगी। गुलाबी जैकेट प्रतीक है। ये महिला सुरक्षा की कमान महिलाओं के हाथों में है। जैकेट पर मां दुर्गा की फोटो के साथ लिखा है दुर्गा, यानी अपराधियों का काल, और ये निकल पड़ी है गुंडे बदमाशों का हिसाब करने के लिए। খুবই ভালো উদ্যোগ। এটা আমি চেয়েছিলাম প্রত্যেক এলাকায় 10 জন করে করে মহিলাদের নিয়ে দুর্গা বাহিনী তৈরি হোক, কারণ প্রাক্তন
तो वहीं बाकी का काम पुलिस कर रही है। टीएमसी के नेता शौकत मौला के जुलूस की तस्वीरें आई। जो कभी जमीनों पर कब्जा करता था वो अभी की बिल्ली बना हुआ है। परेड के दौरान लोगों ने मच्छी छोड़ के नारे भी लगाए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं में अंडे का खौफ चल रहा है। टीएमसी नेता नूरुल इस्लाम को जब पुलिस कोर्ट में पेश करने जा रही थी उसी समय उन पर अंडे से हमला किया गया। हालांकि बंगाल हाई कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख और ऐतराज जाहिर किया है। उन्होंने यहां की बंगाल पुलिस से जवाब मांगा है कि इस तरीके से हमले कैसे हो सकते हैं, और ये जो अंडे से हमले हो रहे हैं इसको बचाते हुए पुलिस उनको ले जाती हुई दिखाई दी यहां से। अंडे हमले से बचाने के लिए टीएमसी नेता नूरुल इस्लाम को दौड़ना पड़ गया। आक्रोशित भीड़ से बचाने के लिए पुलिस टीएमसी नेता को लेकर भागती नजर आई। करीब 400 मीटर की मैराथन के बाद उन्हें थाने में सुरक्षित पहुंचाया गया। इस दौरान टीएमसी नेता का शर्ट भी फट गया। दरअसल टीएमसी के शासनकाल में नूरुल इस्लाम पर इलाके में दादागिरी करने का आरोप है, जिसके जवाब में अब लोग खुन्नस निकाल रहे हैं। वहीं बशीरहाट में भी ऐसा ही मामला सामने आया। जहां तृणमूल नेता के पति को सड़क पर पकड़ लिया गया और उसे स्कूटर से नीचे उतारकर पहले उस पर अंडे फेंके गए। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने ऐसा नहीं करने को कहा। दरअसल इलाके के टीएमसी नेता पर आवास योजना के तहत घर दिलाने का वादा करके लोगों से हजारों रुपए लेने के आरोप हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी है और पुलिस की लिस्ट में इनामी बदमाशों के नाम भी शामिल हैं और लगातार इन इनामी बदमाशों पर ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक्शन भी जारी है। क्योंकि अगर कानून को हाथ में लोगे तो फिर योगी फोर्स ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक्शन लेगी, और फिर जब पुलिस की बुलेट चलती है तो खाली नहीं जाती और अपराधी स्ट्रेचर पर दिखता है। सुल्तानपुर में पुलिस ने सीतापुर के 50 हजारी बदमाश को पकड़ा है। चेकिंग अभियान के दौरान बदमाश और उसके साथी पकड़े गए, जिनमें से 3 लंगड़ा कर चल रहे हैं। आरोपियों के पास से अवैध हथियार और करीब 11 लाख का सामान बरामद हुआ है। हाथरस में भी योगी फोर्स के निशाने पर 25,000 का इनामी आया। आरोपी की मोना ठाकुर की गैंगवॉर के मामले में तलाश थी। आरोपी हाथरस से भागने की फिराक में था, लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना मिली आरोपी को घेर लिया गया। इसके बाद एनकाउंटर में आरोपी ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मोना के दोनों पैरों में गोली लग गई और अब वो अस्पताल में स्ट्रेचर पर पड़ा है। यूपी में मैसेज साफ है, कानून के तहत चलोगे तो सेफ रहोगे, वरना योगी फोर्स के पास हर अपराधी के लिए एक बुलेट रेडी है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ऐतिहासिक स्वच्छ कुंड को लेकर एक बड़ा विवाद गहरा गया है। दरअसल एक सीसीटीवी सामने आया है जिसमें बुर्का पहने महिलाएं इस पवित्र कुंड में नमाज पढ़ती नजर आ रही हैं और इसके बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़क गया है। वो इसलिए क्योंकि इस स्वच्छ कुंड में सीएम योगी पूजा अर्चना कर चुके हैं। अब वहाँ मुस्लिम महिलाओं का वजू कर नमाज पढ़ना सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी को चैलेंज करना बताया जा रहा है। दरअसल पूरा बवाल एक सीसीटीवी फुटेज पर हुआ, जिसमें कुछ बुर्का पहनी महिलाएं गोगा महाड़ी परिसर के ऐतिहासिक स्वच्छ कुंड में वजू के बाद नमाज पढ़ती दिख रही है। अब जिस परिसर को सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदू आस्था का केंद्र मानकर जीर्णोद्धार कर रहे हैं, खुद आकर गंगा जल अर्पित कर पूजा अर्चना कर चुके हैं, वहाँ नमाज पढ़ने की हरकत को हिंदू संगठन एक सोची समझी साजिश बता रहे हैं। और अज्ञात महिला के विरुद्ध जो है थाना कुतुब शहर पर जो है इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जो है सीसीटीवी और अन्य चीज़ों की जांच की जा रही है। शीघ्र ही इसमें जो है पहचान करके इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। वीडियो में नजर आ रही महिलाओं की पहचान हो रही है, साथ ही कानून व्यवस्था न बिगड़े उसके लिए भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अब आपको अलर्ट करने वाली खबर दिखाना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस ने लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले एक बहुत बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में बिकने वाले बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट बदलकर उन्हें दोबारा बाजार में बेच रहे थे। और अब आप एक एक कर उन प्रोडक्ट्स को देखिए। नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, सॉस, नमक और बहुत सारे ऐसे सामान जो हम और आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं, वो इस गोदाम में मौजूद हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ स्टोर किए गए सारे सामान एक्सपायर्ड है। इस गोदाम से 20 लाख से ज्यादा मूल्य का सामान बरामद हुआ है, जो बाजार में सप्लाई के लिए तैयार था। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी अंतर्राष्ट्रीय और बड़े ब्रांड्स के उन उत्पादों को भारी छूट पर खरीदते थे, जो या तो एक्सपायर हो चुके होते हैं या फिर उनकी अंतिम तारीख में बहुत कम समय बाकी रहता था, और फिर केमिकल और थिनर का इस्तेमाल करके पैकेट पर लिखी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को मिटा देते। फिर प्रिंटिंग मशीनों की मदद से उन पर नई फर्जी तारीख लिखते, नकली बैच नंबर और बारकोड प्रिंट कर देते, जिसे हम और आप खरीद कर बड़े चाव से खाते थे। अब सोचिए ये लोग चंद पैसे के लिए लोगों की सेहत से कैसे खेल रहे थे। अब सवाल ये है कि बड़े पैमाने पर एक्सपायर्ड सामान के बिजनेस को लेकर बड़ी कंपनियां चुप क्यों हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। अब जो खबर है वो उत्तर प्रदेश से है, जहां घूसखोरों के खिलाफ एक्शन हुआ है। मेरठ और महाराजगंज में रिश्वत लेते घूसखोर बाबुओं को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के बाद घूसखोरों में हड़कंप है।
अब इन दो तस्वीरों को देखिए। मेरठ में पेंशन के नाम पर बाबू रिश्वत ले रहे थे, तो वहीं महाराजगंज में 30,000 रुपए का घूस लेते लेखपाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि लेखपाल बुजुर्ग के हाथ से 30,000 रुपए ले रहा है और पूछ भी रहा है कि जितने में बात हुई थी उतनी राशि है ना। 30,000। वीडियो वायरल होने के बाद लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद घूसखोरों में हड़कंप है। अब इस जनाब को देखिए, इनका नाम राजीव सिंघल है, जो शिक्षा विभाग के कार्यालय में तैनात है। पेंशन की राशि दिलाने के नाम पर इसने 25,000 रुपए की रिश्वत ली थी। इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मेरठ और महाराजगंज से हुई कार्रवाई के बाद इतना तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में घूस लेने वालों की खैर नहीं। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो ने हैदराबाद में एक डीएसपी के काले खेल को उजागर कर दिया। डीएसपी के ठिकानों पर रेड कर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ, जो भ्रष्टाचार और गैरकानूनी तरीके से अर्जित की गई थी। डीएसपी संकी रेड्डी भीम रेड्डी, ये वही काले धन का कुबेर है जिसके ठिकानों से एसीबी को सोना चांदी, कैश और करोड़ों की संपत्तियों के कागजात मिले, जो इसकी काली कमाई के बड़े सबूत है। एसीबी को रेड में इस भ्रष्ट डीएसपी की 200 करोड़ से ज्यादा संपत्ति का खुलासा हुआ। एसीबी का दावा है कि भ्रष्टाचार की जड़ें दूर दूर तक फैली हैं। एसीबी की टीमों ने एक साथ इस डीएसपी के 16 ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से अधिकारियों को 2 किलो सोना, 20 किलो चांदी, प्रॉपर्टी से जुड़े कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनमें लग्जरी विला, 4 फ्लैट प्लॉट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हिस्सेदारी और 50 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन का खुलासा हुआ। एसीबी का कहना है कि अधिकारी ने अपनी नौकरी के दौरान कथित तौर पर भ्रष्टाचार और अन्य गैर कानूनी तरीकों से भारी संपत्ति जुटाई। फिलहाल आरोपी डीएसपी पर केस दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। अब एसीबी इसके रिश्तेदारों की संपत्तियों की भी जांच कर रही है। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो ने हैदराबाद में एक डीएसपी के काले खेल को उजागर किया। डीएसपी के ठिकानों पर रेड कर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत जो उसने ली थी उसको बरामद किया गया। तो ये खबर हमने आपको दिखाई। अगली खबर भी आपसे जुड़ी हुई है, आपको देखनी चाहिए। ईपीएफओ से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों के लिए ये अच्छी खबर है। और अगर आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है तो जल्दी आपके खाते में ब्याज की रकम दिखाई देने लगेगी। सरकार ने ईपीएफ पर 8.25% की ब्याज दर को बरकरार रखा है और अब इस ब्याज को खातों में जमा करने का प्रोसेस भी शुरू हो रहा है। अगले महीने 15 दिनों के अंदर ही पीएफ धारकों के खातों में ये राशि क्रेडिट होने की उम्मीद है। ब्याज का कैलकुलेशन 31 मार्च 2026 तक खाते में जमा राशि के आधार पर होगा। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी के पीएफ खाते में 2 लाख रुपए जमा है तो उसे 16,500 रुपए ब्याज मिलेगा और उसका कुल बैलेंस बढ़कर 2,16,500 रुपए हो जाएगा। हालांकि ब्याज की राशि हर सदस्य के खाते में साल भर के कंट्रीब्यूशन और अन्य डिटेल्स के आधार पर अलग अलग हो सकती है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां बुर्का पहने एक महिला बीजेपी नेता की कार के बोनट पर चढ़ गई और जमकर हंगामा करने लगी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि बुर्का पहने एक महिला बीजेपी का झंडा लगे एक कार के बोनट पर चढ़ जाती है। कार के बोनट पर बैठी महिला गुस्से में दिख रही है, हाथ में चप्पल निकाल कर दिखा रही है। उसका ये ड्रामा देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। जब लोगों ने पूछा बात क्या है तो वो कुछ बता नहीं रही। काफी देर तक महिला कार के बोनट पर बैठकर हंगामा करती रही। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को समझाकर कार से नीचे उतारा। अब तक वजह साफ नहीं हो पाई कि महिला ने इस तरह का विरोध क्यों किया। 25 जुलाई को दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक थार की टक्कर से 30 साल के सार्थक मट्टू की मौत हो गई और ये हमारे सिस्टम की नाकामी है कि आरोपी थार सवार को बेल भी मिल गई। अब सार्थक के बूढ़े माँ बाप इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सार्थक अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा था। 2 दिन बाद उसका जन्मदिन था, लेकिन हादसे में उसकी जान चली गई। लेटर लिखी थी, मैं कहा इस मैं अपने बेटे को जितना अच्छा उसको उसके बर्थडे पे वो लेटर दे दूंगा, उसको सुनाऊंगा। दैट व्हाट आई फील फॉर हिम कि मेरा कितना होनहार बेटा था उसको करने के लिए, बट वो मौका ही नहीं दिया सर, मौका ही नहीं दिया। जी न्यूज से बात करते वक्त सार्थक के पिता अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। ने सैटरडे को प्रेयर मीटिंग रखी है, उसमें शायद वो मेरे साथ उस टाइम रहेगा तो उसको सुनाऊंगा, बेटा ये मैंने आपके लिए लिखा था, I'm sorry। और बूढ़े पिता का ख्वाब अधूरा रह गया। जो चिट्ठी उसने अपने बेटे को जन्मदिन पर देने की सोची थी वो अब कभी पूरी नहीं हो पाएगी।
केतन हत्याकांड में हर नए दिन के साथ नया खुलासा हो रहा है। अब इस केस में एक तीसरे शख्स की भी एंट्री हो गई है। वहीं इस दौरान जब पुलिस जांच के सिलसिले में सिया को बाहर ले गई तो उसने मीडिया को देखकर ऐसा इशारा किया जिस पर अब विवाद भी बढ़ गया है। दरअसल जब पुलिस सिया को उसके घर के बाहर लेकर निकली तो उसने मीडिया को देखकर मिडिल फिंगर दिखाया जो कैमरे में कैद हो गया। इस दौरान सिया पुलिसकर्मियों के साथ थी, लेकिन अपने घर से निकलते वक्त जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसने ये इशारा किया ये बहुत कुछ बयां करता है। सिया का ये इशारा बता रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है कि वो भी सोनम की तरह कुछ ही महीनों में बाहर आ जाएगी। वहीं इस मामले में अब एक और शख्स का नाम भी सामने आ रहा है जो चेतन का क्लासमेट बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक चेतन और सिया ने इस शख्स के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग रची थी। केतन की हत्या के बाद चेतन इसी से मिला था। सिया ने भी इसे ही कॉल किया था। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि साजिश में इस शख्स का कितना बड़ा योगदान है। साथ ही जांच एजेंसियों ने अब सिया और चेतन का पोलोग्राफी टेस्ट करने की अनुमति भी मांगी है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में टोल प्लाजा पर हुए एलपीजी टैंकर के खौफनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसे देखकर आप भी समझ सकते हैं कि हादसे के बाद टैंकर से गैस लीक हुई और इतनी भीषण आग लग गई। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। हादसे के सामने आए सीसीटीवी में दिख रहा है कि एलपीजी टैंकर बेकाबू होकर टोल प्लाजा के केबिन और दीवार से टकरा जाता है और एलपीजी लीक होने लगती है। देखते ही देखते कई मीटर के एरिया में गैस फैल जाती है और फिर अचानक एक तेज ब्लास्ट होता है और पूरा टोल प्लाजा आग के गोले में तब्दील हो गया। चारों तरफ सिर्फ भयंकर लपटें और मौत का तांडव दिखाई दे रहा था। देखिए कैसे कई फीट ऊंची आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। ये मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस दर्दनाक हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर 5 हो गया है, जबकि एक घायल का इलाज जारी है। सुबह के वक्त हाईवे पर वाहनों की आवाजाही कम थी, नहीं तो हादसा और भी भयावह हो सकता था। कई जिंदगियों को निगल सकता था। चीन में बने एक ऐप ने इन दिनों रिक्शा चालकों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। दरअसल BAT BMS नाम के इस ऐप के जरिए ई रिक्शा को बंद किया जा रहा था और फिर कई जगह धोखाधड़ी भी की जा रही थी। चाइना में बना ये ऐप बेचारे गरीब ई रिक्शा चालकों के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। रोजी रोटी को निकले ई रिक्शा ड्राइवर इस ऐप के जरिए शरारती तत्वों का शिकार हुए। बताओ किराया कहाँ से दूंगा? जिनपिंग के देश में बने इस ऐप की वजह से ई रिक्शा चालक कड़ी धूप में कई किलोमीटर तक बंद ई रिक्शा को खींचते नजर आए। कनेक्ट कर लिया और इनका टीवी चालू कर देते हैं। अब देखिए चाबी लगा के देखिए चाचा। ठीक है देख। दरअसल ये ऐप उन ई रिक्शा को कंट्रोल कर रहा था जिसके BMS पासवर्ड से सुरक्षित नहीं है। नए वालों के साथ ज्यादा हो रहा है क्योंकि जो नई बैटरी आ रही है ना, मैं ये पहला वो ऑप्शन नहीं था, अब ये ऑप्शन आ रहा है। उसकी वजह से बार बार नए वाले को बंद कर दे रहे हैं। क्योंकि रास्ते में बंद हो जाती है, सवारी उतर के चली जाती है, पैसे कोई देता नहीं। 5 सवारियां थी, उतर गई सवारी, उतर गई, भाग गई। कौन बंद किया पता नहीं, अब क्या पता है कौन बंद किया है। गाड़ी चल रही है, बाई चांस किसी भी प्रकार से गाड़ी रोड पे है और बट पीछे कोई वाहन आ रहा है, गाड़ी बंद हो गई, पीछे का किसी टक्कर मार दे तो साथ में हाथ तो पक्का होगा। एक चाइनीज ऐप की मदद से जिस तरह ई रिक्शा को कंट्रोल किया गया, उसको लेकर अब अलग अलग दावे होने लगे हैं। कई लोग इस चीनी ऐप को साजिश का टूल कह रहे हैं। इसे पेजर हैक जैसा खतरनाक करार दिया जा रहा है। क्या है इसकी सच्चाई, इस रिपोर्ट में देखिए। ई रिक्शा को जिस तरह से एक चीनी ऐप से कंट्रोल किया गया, उसे लोग लेबनान में हुए पेजर हैक कांड जैसा खतरनाक बता रहे हैं। तो क्या चीन में बना ये ऐप साजिश का टूल किट था? क्या इस ऐप से बैटरी को कंट्रोल कर उसमें ब्लास्ट किया जा सकता था? ऐसे कई सवाल हैं जो सुरक्षा को लेकर जुड़े हुए हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है ये दोनों हैकिंग कांड आखिर है क्या। दरअसल लेबनान में हुआ पेजर अटैक, पेजर के अंदर बारूद छिपाकर धमाका किया गया, जबकि ई रिक्शा की बैटरी को कंट्रोल करने वाले ऐप से कोई धमाका या आग नहीं लगती। पेजर अटैक को कहीं से भी इंटरनेट के जरिए हैक किया जा सकता है, इसके लिए ई रिक्शा का पास होना जरूरी है। पेजर हैक अटैक एक सोचा समझा हमला था। ये बैटरी कंपनियों की तकनीकी लापरवाही है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि ई रिक्शा हैक पेपर हैक जैसा खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी इसे लेकर एक्शन जरूरी है। एक चीनी ऐप ने ई रिक्शा वालों की मुसीबतों को बढ़ा रखा है और उनकी इसी परेशानी को जी न्यूज ने प्रमुखता से उठाया, उनकी बात सरकार के सामने रखी और इसके बाद सरकार ने इस चीनी ऐप पर कड़ा एक्शन भी लिया। सरकार से जी न्यूज आपकी आवाज उठा रहा है, क्या मांग है? भैया जी हमारा यही कहना है कि सरकार जी न्यूज की सुने। जी न्यूज हमारा आप इतना वो कर रही है तो सरकार सुने इस बात को। हाँ। सरकार से हमारी यही मांग है। जब जी न्यूज चीनी ऐप से परेशान ई रिक्शा चालकों की आवाज बना, उनकी दिक्कतों से सरकार को रूबरू कराया, तो फौरन एक्शन लेते हुए सरकार ने चीनी ऐप BAT BMS को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटाने के आदेश दे दिए। of apps which came up to our notice yesterday, and both of them have been taken down from the app stores.
चीनी ऐप को प्ले स्टोर से हटाने पर रिक्शा चालकों में खुशी है। बहुत खुशी है उसके लिए और बहुत धन्यवाद दे रहे हैं सरकार को भी। दिक्कत नहीं होगी, बहुत खुशी है। बंद कर दिया तो हमें खुशी है। फिलहाल सरकार की इस कार्रवाई से रिक्शा समुदाय ने राहत की सांस जरूर ली है। गुजरात में लगातार बारिश होने से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं इस दौरान जामनगर में एक शख्स ने तेज बहाव में बह रहे 2 बच्चों की जान बचाई और इसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि एक शख्स पानी के तेज बहाव के बीच आगे बढ़ता दिख रहा है। लगातार बारिश की वजह से सड़क पर पानी का तेज बहाव है। इस दौरान एक बच्चा बहता हुआ आया, जिसे उस शख्स ने रेस्क्यू कर गोद में उठा लिया और वहीं खड़ा रहकर दूसरे लड़के का इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद दूसरा बच्चा भी बहता हुआ वहां पहुंच गया, उसे भी उस शख्स ने पकड़ लिया। इस बीच वहां दूसरा शख्स भी पहुंच गया और बच्चे को रेस्क्यू कर लिया। तेज बहाव के बीच दोनों बच्चों की साइकिल भी बहती दिखी, जिसे पीछे मौजूद एक शख्स ने पकड़ लिया। बच्चों को कड़ी मशक्कत के बाद तेज बहाव से किनारे पहुंचाया गया। दरअसल बच्चे साइकिल से जा रहे थे। इस दौरान बैलेंस बिगड़ने से वो पानी के तेज बहाव में फंस गए, जिसके बाद उन्हें बचाया गया। देश भर में मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन इस दस्तक के साथ ही मुसीबतें भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि एक तरफ बारिश से जलभराव होने लग रहा है तो दूसरी तरफ लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है। गुजरात का गिर सोमनाथ हो या मध्य प्रदेश का देवास या फिर महाराष्ट्र का पुणे, शहर अलग है लेकिन तस्वीरें एक जैसी। बारिश हर जगह हुई है और लापरवाही भी। इसी लापरवाही ने 2 साल के मासूम की जान ले ली। जहां बारिश के पानी की निकासी के लिए ठेकेदार ने गड्ढे खोदे थे, लेकिन इन्हीं गड्ढों में डूबने से मासूम की मौत हो गई। गड्ढे खोदने के बाद ठेकेदार ने बिना सुरक्षा इंतजाम के उन्हें खुला छोड़ दिया। पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया। गिर सोमनाथ में बारिश के कारण पानी भर चुका है। इसी जलभराव से एक साइकिल सवार 2 बच्चों को लेकर जा रहा था, लेकिन नाली न दिखने के कारण वो नाली में गिर गए, जिसके बाद लोगों ने उसकी जान बचाई। हादसे में पीड़िता को चोट आई। मध्य प्रदेश के देवास का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां स्कूटी सवार 2 महिलाएं सड़क चौड़ीकरण के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर गई। पानी भरा होने के चलते वो गड्ढे नहीं देख पाई और गिर गई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बाहर निकाला। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कई शहरों में नाले उफान पर हैं और उस बहाव में लोग जान से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आ रहे। उज्जैन से आई जो तस्वीरें हैं वो चिंताजनक है। जहां बारिश के बाद पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा था। तेज बहाव होने के बाद भी बाइक सवार बाइक निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन बहने लगता है। दिन है बीबी यार, का गाड़ी चली जाए, वो तरसी लाई रहा है, तरसी आ जाएगा ये लिया गाड़ी देने भी क्या कर रहा है, उन्हें खड़ा में देने मार दिया रोड में हल्दे गई अरे नहीं जाएगा लेकिन वो नाकाम हो जाती है और बाइक बह जाती है और फिर एक शख्स भी बाइक के साथ बहने लगता है। हालांकि कुछ ही दूर जाकर युवक बाहर आ जाता है। देवास में तेज बहाव में युवक बाइक समेत बह गया और वो तस्वीरें वहां मौजूद लोगों ने कैमरे में कैद कर ली। उसे रुकने के लिए बोलते रहे, लेकिन वो नहीं रुका। ऐसे में लोगों से अपील है कि वो उफनते नालों को पार करते वक्त जिंदगी से खिलवाड़ ना करें। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है और इसके बाद नदी नाले उफान पर हैं। बरसात में लोगों को थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ जाती है और ऐसे में प्रशासन ने अब लोगों को अलर्ट किया है। और बारिश के बाद भयावह स्थिति का अंदाजा इन 4 तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। कहीं मंदिर में पानी भर गया है, तो कहीं सबवे में, तो कहीं पानी की धार में कार बह गई। नरसिंहपुर में कार सवार को पानी के बीच कार पार करना महंगा पड़ा। सबवे के नीचे भरे पानी में कार फंस गई, जिसे बाद में रस्सी के सहारे खींचकर बाहर निकाला गया। डिंडोरी में कसा नदी को पार करने की कोशिश में कार पानी की तेज धार में बह गई। गनीमत रही कि कार झाड़ियों के बीच फंस गई। कार सवार 3 लोग तैरकर बाहर निकले। फिलहाल कार पानी की धार में फंसी हुई है। छतरपुर में इतनी बारिश हुई कि जटाशंकर मंदिर पानी में पूरे वेग से बहने लगा। नजारा देखकर तो ऐसा लग रहा है कि किसी झरने से पानी गिर रहा है। फिलहाल मंदिर में श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगा दी गई। जबलपुर में भी कुछ ऐसा ही नजारा है। पानी के कारण पुल पुलिया लबालब भर चुके हैं। प्रशासन ने लोगों से गहरे पानी में नहीं जाने की अपील की है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही शहर शहर नदियां और नाले उफान पर हैं। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो जो है वो छत्तीसगढ़ के कवर्धा से हमें मिला है, जहां एक पिकअप वैन बीच रपटा में फंस गई, जिसमें कई यात्री मौजूद थे। जिसके बाद गांव के ही कई लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर सबसे पहले पिकअप वैन में बैठी महिलाओं और बच्चों को निकाला। गांव के बाकी लोगों ने एक एक करके सभी लोगों को उस पिकअप वैन से बाहर निकाला। बच्चों को गोद में उठाकर नदी पार करवाई।
वहीं इस दौरान गाड़ी में एक शख्स फंसा रह गया, जिसे बाद में लोगों ने सुरक्षित निकाल लिया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दरअसल इलाके में एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए लोग इसी रपटा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लगातार बारिश की वजह से नदी उफान पर है, जिस वजह से गांव के लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर दिखना शुरू हो गया है। किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही मची है। फ्लैश फ्लड के कारण कई जगह पर सड़कें टूट गई हैं। भारी मलबा आने से कई कारें भी दब गई। किन्नौर की इन दो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मानसून का आगाज वहां किस कदर तबाही मचा रहा है। बादल फटने से किन्नौर में आए सैलाब के कारण सड़कों को नुकसान पहुंचा। देखिए कैसे मलबे में दबकर गाड़ियों ने समाधि ले ली। ये तस्वीरें बादल फटने से आई तबाही की गवाही दे रही है। हाईवे की हालत देखिए, चारों तरफ मलबे का ढेर है। एक पिकअप और एक कार मलबे में आधे दबे हुए हैं। गनीमत रही कि उस वक्त गाड़ियों में कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो जाता। किन्नौर में इस तबाही का कारण बादल फटने की घटना है। देखिए कैसे बादल फटने के बाद सड़कों पर सैलाब का कब्जा हो रखा था। फ्लैश फ्लड में बड़े बड़े पत्थर बहकर सड़क पर आ गए। फिलहाल प्रशासन की टीम हाईवे से मलबे को हटाकर यातायात को सुचारू कर रही है। सड़क पर कई बार सामान से लदी गाड़ियां पलटने पर लोग सामान लूट ले जाते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि लोग सड़क ही लूट ले गए तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन ये तस्वीर आप खुद देखिए, आप भी चौंकेंगे। एक तरफ मजदूर खड़े हैं, सामने कंस्ट्रक्शन से जुड़ी मशीनें लगी हैं और यहाँ सामने दिन दहाड़े सड़क की चोरी हो रही है। देखिए कैसे गांव वालों ने सड़क निर्माण पर अटैक कर दिया। बड़े बड़े प्लास्टिक के टब में फावड़े से सीमेंट भरकर सरेआम लोग चोरी कर रहे हैं। चोरी करने वालों में न महिलाएं पीछे हैं, न बच्चे पिछड़ रहे हैं। बेचारे मजदूर मिस्त्री भी परेशान हैं कि करे तो करे क्या। सीमेंट की सरेआम लूट से कैसे रोके इस भीड़ को। दिख रहा है कि सड़क अभी पूरी तरीके से बना भी नहीं है कि ये लोग उस सड़क के दूसरी ओर से सीमेंट चुरा कर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सड़क का निर्माण पूरा होने और सीमेंट सूखने से पहले ही लोग उसे खोदकर अपने बर्तनों और बाल्टियों में भरकर चुरा ले गए। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला। मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला।